नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई थी, तो आज बच्चों हम लोग जीएस की क्लास की शुरुआत करेंगे। और जीएस की क्लास में सबसे पहले जो हम लोग जीएस में सब्जेक्ट जो पूरा करेंगे विधिवत, वो हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को लेकर के। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और क्लास का आनंद उठाएं और विधिवत आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो सब्जेक्ट आपका रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका अर्थशास्त्र। क्लियर है? अर्थशास्त्र। इन सभी चैप्टरों पर हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को लेकर के। ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र में बच्चों हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और विस्तार से चर्चा करना है। तो सबसे पहले उन टॉपिकों को हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों हमें इस अर्थशास्त्र में पढ़ना है, तो वो हमें देखना है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है अर्थशास्त्र का परिचय। ये चैप्टर हमें देखना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, किन शब्दों से मिलकर ये व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है। दूसरा बच्चों हम अर्थशास्त्र संबंधित दूसरा जो पार्ट देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति वाले चैप्टर पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ जो जो हम लोगों को पढ़ना है और जिन जिन चैप्टर पर हम लोगों को क्या टिप्पणी करनी विस्तार के साथ में। और आपका काम क्या होगा, कॉपी और पेन लेकर के बिंदास आप लोग आ जाइए, नोट्स बनाए अच्छे से और विधिवत सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा एसएससी के जिन जिन एग्जाम को टारगेट किया गया है। ठीक है बच्चों। तीसरा जो बच्चों हम लोग देखेंगे, तीसरा इसी से रिलेटेड रहेगा, मुद्रास्फीति के बाद राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। क्लियर है? कौन सा चैप्टर हमें देखना है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। क्लियर? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय पर लेकर के। ठीक है। चौथा बच्चों जो चैप्टर आपका रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होने वाला और बहुत सवाल पूछे जाते हैं, केंद्रीय बैंक। क्लियर? कौन सा चैप्टर रहेगा? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक का मतलब जिसे आप लोग क्या कहते हो? आरबीआई। आरबीआई। क्लियर है? जिसे आप लोग क्या कहते हो? आरबीआई, क्योंकि अपने देश का केंद्र का जो बैंक माना जाता है वो आरबीआई तो ही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद पांचवा बच्चों जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और वो रहेगा बेरोजगारी। बेरोजगारी। क्लियर है? बेरोजगारी। बेरोजगारी पांचवा हमारा चैप्टर रहेगा। क्या रहेगा? बेरोजगारी इकोनॉमिक्स में। पूरी विद रिपोर्ट के साथ लेटेस्ट आंकड़ा को कवर करते हुए हम लोग चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और बेरोजगारी की व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। छठवां जो बच्चों हमारा जो चैप्टर रहेगा, छठवां वो रहेगा गरीबी। गरीबी। क्लियर है? तो ये हमारा छठवां जो चैप्टर हम लोग देखेंगे। बेरोजगारी के बाद कौन सा? गरीबी देखेंगे। गरीबी। ठीक है। तो अभी तक इकोनॉमिक्स के चैप्टरों में हम लोगों ने 6 चैप्टरों की बात की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय यानी परिभाषा क्या है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति और इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। इसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई और इसके बाद हम लोग देखेंगे बेरोजगारी और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? गरीबी। ठीक है। इस छठवें के बाद बच्चों सातवां जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, सातवां जो चैप्टर वो क्या रहने वाला है, तो जरा देखते हैं। सातवें नंबर पर बच्चों हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। ठीक है। आर्थिक नियोजन।
कौन सा चैप्टर रहेगा? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। क्लियर है? आर्थिक नियोजन, ये हमारा कौन सा चैप्टर रहेगा? 7वां चैप्टर रहेगा आर्थिक नियोजन। इसी आर्थिक नियोजन में हम लोग समझेंगे कि आर्थिक नियोजन कहते किसे हैं, आर्थिक नियोजन की शाखाएं कौन कौन सी हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उन सभी पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखना। 8वां नंबर का जो बच्चों आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका 8वां रहेगा 1991 के आर्थिक सुधार। 1991 के आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। क्लियर है? 8वां हमारा ये चैप्टर रहने वाला है 1991 के आर्थिक सुधार। और इसी में हम लोग वैश्वीकरण, निजीकरण, LPG जिसे हम लोग बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे। सुधार ही नहीं बच्चों, 1991 के क्या रहेंगे? आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है? 9वां जो बच्चों हमारा चैप्टर रहने वाला है 9वां, वो हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों ये आपका चैप्टर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसी संगठन में ही आप लोग सब कुछ देखोगे, UNO, WTO, WHO, G7, G5, ब्रिक्स, G20, ठीक है, इन सभी पर सार्क और आपका नाटो, बिम्स्टेक, शिखर सम्मेलन, इन सभी पर हम लोग विस्तार के साथ में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन किस चैप्टर में? अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 10वां जो बच्चों हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा भारत में GST की हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार के साथ में। आखिर ये GST प्रणाली है क्या और इसकी शुरुआत कब से मानी गई थी, कब मानी गई थी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद आपका 11वां जो चैप्टर बच्चों रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ठीक है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक, HDI। क्लियर है बच्चों? ये हम लोग देखेंगे। ठीक है? 12वें नंबर का जो बच्चों हमारा चैप्टर रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे बजट व्यवस्था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, पूंजी घाटा क्या है, राजस्व बजट क्या है, ठीक है, इन सभी गैर राजस्व स्रोत, योजनागत स्रोत, सब इसी बजट प्रणाली में आपके आने वाले हैं। ठीक है? तो इसका मतलब 7वां जो चैप्टर रहेगा आर्थिक नियोजन, और 8वां जो रहेगा 1991 के आर्थिक सुधार, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 10वां GST, मानव विकास सूचकांक और बजट के बाद 13वां जो चैप्टर आपका रहेगा, 13 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो हम लोग देखेंगे बच्चों कौन सा, कर प्रणाली या कर। ठीक है? 13वें नंबर का चैप्टर कौन रहेगा? कर। ठीक है? कर हम लोग या टैक्स देखेंगे। और 14वां जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे बैंकिंग प्रणाली। ठीक है? कौन सा चैप्टर देखेंगे? बैंकिंग प्रणाली। ठीक है? बैंक से संबंधित, यानी देश का प्रथम बैंक कौन कौन सी है, किनका विलय किया गया, बैंकों के प्रकार समझेंगे, बैंक कितने प्रकार की होती, क्या क्या कार्य करती हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है? इसके बाद हम लोग 15वां जो चैप्टर देखेंगे शेयर बाजार। क्लियर बच्चों? शेयर बाजार, और इसी में ही हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। शेयर बाजार के साथ साथ सेबी को भी हम लोग कवर करेंगे, और सेबी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे शेयर बाजार को लेकर के। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने 15 चैप्टर की बात की इकोनॉमिक्स में, और इन्हीं 15 चैप्टर को ही आपको बहुत अच्छे से क्या समझना है। क्लियर है?
ठीक है। और ये 15 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इस अर्थशास्त्र में क्या क्या मामला रहेगा। तो इस अर्थशास्त्र में अगर बात की जाए तो सबसे पहला बच्चों हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, और इसके बाद हम लोग तीसरा जो चैप्टर रहेगा राष्ट्रीय आय देखेंगे, नेशनल इनकम, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्रीय बैंक, क्लियर। फिर हम लोग देखेंगे बेरोजगारी, फिर हम लोग देखेंगे गरीबी, ठीक है। गरीबी के बाद हम लोग 8वां जो चैप्टर 7वां रहेगा आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन के बाद 1991 के आर्थिक सुधार, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फिर हम लोग देखेंगे जीएसटी, फिर मानव विकास सूचकांक, फिर भारत में बजट की व्यवस्था या बजट प्रणाली, फिर हम लोग देखेंगे कर या टैक्स, फिर हम लोग देखेंगे बैंकिंग प्रणाली, फिर हम लोग देखेंगे शेयर बाजार या सेबी, और 16वां जो चैप्टर रहेगा वो हमारा भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, संतुलन, ठीक है। ये हमारा कौन सा चैप्टर रहेगा, भुगतान संतुलन, ठीक है। वही प्रत्यक्ष निवेश, अप्रत्यक्ष निवेश, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग भुगतान संतुलन में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके टॉपिक थे। तो 16 बच्चों चैप्टर हमें पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में और इकोनॉमिक्स की क्लास में, और एक बार आप फिर से इन सभी चैप्टरों पर नज़र डाल लीजिए और आप देख सकते हो। क्लियर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग इस अर्थशास्त्र से शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो परिचय लिखा हुआ है, तो आखिर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो ज़रा देखते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय। क्लियर है। अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय पहला बच्चों ये जो आपका चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय। क्लियर है। इस पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के परिचय की बात करें, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आप अर्थशास्त्र शब्द देख रहे हो, तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं पहली जो लाइन लिखता हूँ वो आप लोग समझने का प्रयास करना। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है। क्लियर है बच्चों। और देखो जब कभी भी ऐसी बात आती है मिलकर बना है या निम्नलिखित बातें, तो आप ध्यान रखना वहाँ हमेशा डैश लगेगा, फुल स्टॉप नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए डैश लगेगा। और 2 शब्द कौन कौन से मिलकर बना, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की ये 2 शब्द कौन कौन से हैं, तो एक बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा अर्थ, और दूसरा आपने नाम सुना होगा शास्त्र। ये जो अर्थ आप देख रहे हो, इस अर्थ का जो अर्थ आपका रहेगा वो क्या रहेगा, धन, और शास्त्र का जो अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, अध्ययन करना। शास्त्र का जो आपका अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। क्लियर है। ये आपके 2 शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र शब्द बना हुआ है। कौन कौन से, एक अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन करना। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आ गई, धन का अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना, धन का अध्ययन, धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है।
धन का जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये बच्चों हमारी परिभाषा निकल के आ गई। तो अभी तक आप लोगों ने दो बातें समझी। जो अर्थशास्त्र शब्द है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दो शब्द कौन कौन से, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का जो अर्थ है वो हमारा क्या रहेगा, धन, और शास्त्र का जो अर्थ है वो क्या रहेगा, अध्ययन करना। तो यहाँ से जो परिभाषा निकल के आ गई, धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। और बच्चों इसकी परिभाषा और क्या मिलेगी, तो एक परिभाषा और मिलती है, वो क्या रहेगी, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। एक तो बच्चों ये हमें एनसीईआरटी में परिभाषा मिल जाएगी 6 की, जो एनसीईआरटी है 6-7, उसी में ये परिभाषा दी है। ठीक है, यानी मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या हमारा कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो अब बच्चों मुद्दा ये उठा कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका सीधा और सीधा संबंध धन से है। ठीक है, यानी आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन से है। ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द मैं लिख देता हूँ, आर्थिक क्रियाओं का संबंध, आर्थिक क्रियाओं का संबंध, आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन से है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन से है, धन से है। क्लियर है, ये बच्चों हमारा मतलब हुआ। तो अब परिभाषा एक ये हो गई कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध किससे है, सीधे सीधे धन से है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके, ठीक है, अपनी स्थिति को बेहतर बना सके, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दो परिभाषा बच्चों निकल के आई, कौन कौन सी, धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है, एक तो ये निकल के आ गई, और दूसरा मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन से है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट को लेकर के, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ये आपके कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो एडम स्मिथ हैं इनको अर्थशास्त्र का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और ये एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के। ये आपके क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के। और इनके द्वारा क्या काम किया गया था, इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेकर आऊँ, द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन,
ये बच्चों पुस्तक का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द वेल्थ ऑफ जो नेशन पुस्तक है ये किसकी है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। 1776 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। क्लियर है? ये मामला रहेगा। ठीक है, ये बच्चों अभी तक का आपका मामला था। इसका मतलब क्या हो गया? यानी अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ आपके कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के ये हमारे थे एडम स्मिथ। और इनकी पुस्तक एक आई थी 1776 में, और पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है? द वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक का क्या नाम था। और इसी पुस्तक में इन्होंने जब बताया अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। और ऊपर भी आप लोग पढ़ चुके हो, जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनका संबंध किससे है? धन से है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन्होंने एक चीज़ और बताई, धन का विज्ञान का, इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कितना उत्पादन हुआ, कितना वितरित हुआ और कितना उपभोग किया गया। उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का क्या अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बच्चों इतनी चीज़ें? तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं दोबारा से। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पहला चैप्टर था अर्थशास्त्र का परिचय। तो हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र जो आपका शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन? एक अर्थ, दूसरा शास्त्र। इस अर्थ का जो अर्थ है वो बच्चों क्या है? हमारा धन है। और शास्त्र का जो अर्थ है वो क्या है? अध्ययन। तो परिभाषा क्या निकल के आ गई? धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों एक परिभाषा और मिली थी कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे है? धन से है। धन से है। क्लियर है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और ये स्कॉटलैंड के थे। और इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी पुस्तक में भी इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने देखो अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान कहा। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका रहेगा। और आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बच्चों आगे इसी में बात करते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं भाई हमारे पास कौन कौन सी है, इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए अर्थशास्त्र की शाखाओं को लेकर के अगर बच्चों बात की जाए तो हमारे पास दो शाखाएं मिलेंगी अर्थशास्त्र की। और वो दो शाखाएं कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो हमारी दो शाखाएं। क्लियर है? अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। क्लियर? अब दो कौन कौन सी हैं? तो एक बच्चों आप लोगों ने शाखा में नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र की शाखा में व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक तो बच्चों आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, किसे कहते हैं? और दूसरा आप लोगों ने शाखाओं में नाम सुना होगा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है?
ये दो नाम आप लोगों ने शाखाओं में सुने होंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? तो ये दो शाखाएं मानी जाती है। इसके बाद ये जो व्यष्टि आप अर्थशास्त्र बच्चों देख रहे हो, इसके 3 घटक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो आप देख रहे हो, इसके हमारे पास में कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं? 3 घटक इसके पास हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक। और वो 3 घटक कौन कौन से माने गए? तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है उपभोग व्यवहार सिद्धांत। उपभोग व्यवहार सिद्धांत। उपभोग व्यवहार सिद्धांत। तो व्यष्टि जो अर्थ आपका अर्थशास्त्र है, इसका पहला जो घटक है वो हमारा कौन सा है? उपभोग व्यवहार सिद्धांत। उपभोग व्यवहार सिद्धांत। दूसरा जो इसका घटक है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा क्या है? दूसरा घटक है। और तीसरा जो इसका घटक है वो है कीमत निर्धारण सिद्धांत। कीमत निर्धारण सिद्धांत। कीमत निर्धारण सिद्धांत। क्लियर है? कीमत निर्धारण सिद्धांत। कीमत निर्धारण सिद्धांत ये आपका है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करें तो बच्चों हम लोगों ने शाखाओं में क्या देखा? अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। और 2 प्रमुख कौन कौन सी है? एक हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? और दूसरा बच्चों हमारा जो शाखा है वो समष्टि अर्थशास्त्र है। जो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हो, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक माने जाते हैं। और 3 में कौन कौन सा? पहला आपका है उपभोग व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, दूसरा हमारा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, और तीसरा हमारा है कीमत निर्धारण सिद्धांत। क्लियर है? उपभोग, उत्पादक और कीमत निर्धारण सिद्धांत है। और इन्हीं सिद्धांत और ये जो शाखाएं लिखी हुई हैं, इन्हीं को अब हम लोग विस्तार के साथ में समझने का प्रयत्न करते हैं। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के विस्तार के साथ लिखने का प्रयत्न करते रहिए, और आपको शाम एकदम मज़ा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आप कहोगे आज तक इस तरीके की क्लास कहीं पर भी पढ़ाई नहीं गई है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र की शाखाओं को लेकर के। ठीक है, चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो सबसे पहले शाखाओं में हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या है? व्यष्टि का मतलब बच्चों क्या होता है? छोटे स्तर पर। छोटे स्तर पर कैसे? जैसे मैं हूँ। क्लियर? छोटे स्तर पर कैसे? पहले तो इसका एक लाइन लिख देते हैं। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्लियर है? भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? अब हम लोग देखते हैं व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। व्यष्टि को हम लोग क्या? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे में आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे में क्या? जैसे मेरा नाम दिनेश है। ठीक है बच्चों, मेरा नाम क्या है? दिनेश है। मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, दिनेश। क्लियर? दिनेश मेरा नाम है। और अगर मेरा नाम दिनेश है तो इसका मतलब हमने एक कंपनी अपनी खोल दी, कंपनी। और ये हमारी कंपनी कहाँ पर है? औरैया में है। ठीक है, और एक कंपनी हमने और कहीं खोल दी तो ये भी हमारी कहाँ पर है? औरैया में है। ठीक है, और फिर मैंने क्या काम किया? अभी भी मेरा नाम दिनेश और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? एक कंपनी खोली भारत देश में,
और एक मैंने अपनी कंपनी खोल दी जापान में, और एक मैंने अपनी कंपनी खोल दी चीन में, और एक मैंने कंपनी खोल दी रूस में। क्लियर? अब जब मैं इस वाली कंपनी से पूछूंगा, क्या 3 चीज़ें पूछूंगा, उत्पादन, उपभोग और वितरण। क्या उत्पादन किया गया, कितना उत्पादन हुआ, और कहाँ कहाँ पर इसका क्या किया गया, वितरण। तो जब मैं इस वाली कंपनी से पूछूंगा, बताएं भाई क्या उत्पादन किया गया, कहाँ कहाँ उपभोग हुआ और वितरण क्या हुआ, तो इसका मतलब ये ओरियम कंपनी इधर भी थी और इधर भी थी। तो ये जो कंपनी में मैं जब मैं कॉल करके किन्हीं भी चीज़ों को पूछूंगा और ये चीज़ें पूछूंगा, तो इसका मतलब ये जो मैं जानकारी ले रहा हूँ ये छोटे स्तर पर हो गई। ठीक है? जिसमें केवल एक व्यक्ति, एक फर्म और एक संस्था उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, तो उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है? लेकिन वहीं जब है मेरा नाम, मेरी एक कंपनी भारत में है, एक जापान में, एक रूस में और एक चीन में है, तो यानी अब मैंने जो मेरा कारोबार है ये बड़े स्तर पर हो गया। अब मैं जब जापान वाली कंपनी को कॉल करके पूछूंगा तो क्या उत्पादन हुआ, क्या उपभोग हुआ, कितना वितरण हुआ, यानी व्यापक स्तर पर हो गया। तो इस वाले अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर। ठीक है? अब समझ गए दोनों में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जहाँ पर एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, उसे हम लोग व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, मतलब छोटे स्तर पर। ठीक है? जैसे मेरी एक संस्था चल रही है, अब एक ही है, अब मेरी एक संस्था औरैया में हो जाए, कानपुर में, एक दिल्ली में, एक प्रयागराज में, एक कोटा में हो जाए, तो इसका मतलब अब मैं व्यापक स्तर पर हो गया। तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। और जब एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म के द्वारा उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है बच्चों? तो अब आप समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखना। अब हम लोग जरा इसकी परिभाषा लिखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या मामला रहेगा। तो ये हम लोगों ने आपको समझा दिया, समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या रहेगा। ठीक है? तो इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें एक कंपनी, ठीक है, कॉमा एक फर्म, एक संस्था और एक संस्था द्वारा उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? ये हमारा मामला रहेगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है? मतलब कि कोई एक कंपनी है, सिंगल एक, और वो उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी क्रिया। कोई एक फर्म है, क्या उत्पादन किया गया, तो उन्होंने कहा आलू, कितना उपभोग हुआ, इतना उपभोग हुआ, वितरण कितना, बांटा कितना गया, इतना बांटा गया। ठीक है?
एक संस्था, ठीक है। और इनके द्वारा जब उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। मतलब छोटे स्तर पर जब किसी की गणना की जाती है उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी को चीज़ों को लेकर के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अब बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, कहते किसे हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, और बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोगों ने क्या देखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक हैं। अब कौन कौन से हैं? तो पहला बच्चों हम लोगों ने घटक देखा था उपभोग व्यवहार सिद्धांत। उपभोग व्यवहार सिद्धांत, उपभोग व्यवहार सिद्धांत, क्लियर। उपभोग व्यवहार सिद्धांत ये हमारा था पहला घटक में। हम लोगों ने क्या देखा था, उपभोग व्यवहार सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उपभोग का मतलब आय, आय का मतलब क्या हुआ, उपभोग मतलब उपभोक्ता बन जाएगा। यानी उपभोक्ता जो है वो अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करे कि अपनी अधिकतम ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। तो पहले इसकी मैं लैंग्वेज लिखता हूँ जरा। उपभोक्ता, 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 उपभोक्ता अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करे, प्रयोग किस प्रकार करे कि वह अपनी अधिकतम ज़रूरतों को पूरा कर सके, अधिकतम ज़रूरतों को पूरा कर सके, अधिकतम ज़रूरतों को पूरा कर सके, पूरा कर सके। इस ऐसे सिद्धांत को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग व्यवहार सिद्धांत। यानी उपभोक्ता का जो सिद्धांत है इसको व्यवहार में किस तरीके से लागू करना है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या, जो उपभोक्ता है पूरा खेल किस शब्द पर है, आय पर है, आय पर है, ठीक है। यानी उपभोक्ता अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करे ताकि उसकी अधिकतम ज़रूरतें पूरी हो सके। अब कैसे, अब मान लेते हैं जैसे तो बच्चों जैसे में अगर बात करते हैं तो हमारा एक व्यक्ति मोहन है, मोहन, क्लियर। और इसको देखो 12,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है, 12,000 रुपये प्रति माह। तो अब अपनी ये आय का प्रयोग कैसे पूरा करे, ये मान लेते 1,000 रुपये इसका क्या हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। ऐसे 2,000 रुपये का इसका क्या हो गया, राशन हो गया, राशन, क्लियर। और अगर इसके बच्चे हुए तो मान लेते 3,000 रुपये इसने बच्चों की फीस इस दे दी, क्लियर। और मान लेते 2,000 रुपये उसका अदर खर्च हो गया, गाड़ी आड़ी, पेट्रोल वेट्रोल, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो 3 2 5 2 7 और 1 8,000 रुपये उसके बेचारे खर्च हो गए। और इसके बाद जो शेष जो बच जाएंगे, शेष जो उसके पास बचेंगे वो कितने, 2,000 रुपये बचे, 2 नहीं 8 खर्च हो गए, 12 थे, 4,000 बच्चे, ठीक है बच्चों। मुझे लगा 10 पे निकालना है, तो इसका मतलब 4,000 रुपये उसके पास बच गए। तो अब मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मोहन उपभोक्ता है इसको रुपए भले ही कम मिलते हो, लेकिन आप देखो इसने अपनी आय का जो आय प्राप्त है उसका प्रयोग किस तरीके से किया हुआ है। और देखो सभी उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो गई। कैसे, रेंट का भी भाड़ा दे दिया, 2,000 का राशन भी उसने ले लिया,
बच्चों की फीस भी भर दी और 2,000 अदर खर्च पेट्रोल एट्रोल, और इसके बाद भी देखो 4,000 रुपये बचा रहा है। तो इसका मतलब ये अपनी उपभोक्ता जो मोहन है अपनी आय का अनुकूलतम प्रयोग कर रहा है, तभी तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है। इसी को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग व्यवहार सिद्धांत। उपभोग व्यवहार सिद्धांत क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं उपभोग व्यवहार सिद्धांत को लेकर के। कल की क्लास में इसी के आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों को हमने पढ़ा था और क्या क्या चीज़ों को समझा था। तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा चैप्टर आज की क्लास में था वो था अर्थशास्त्र का परिचय। क्लियर। इसमें हमने देखा अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, एक अर्थ और शास्त्र। अर्थ का जो अर्थ था वो धन, शास्त्र का अर्थ था अध्ययन करना। तो परिभाषा जो निकल के आई थी धन का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है बच्चों। फिर हमने देखा था एक परिभाषा और, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और आर्थिक क्रियाएं का संबंध किससे है, धन से है, धन से है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र का जो जनक है बच्चों वो किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। और 1776 में इनकी एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, धन का विज्ञान कहा था, धन का क्या कहा था, विज्ञान कहा था। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने देखा अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो दो शाखाएं बच्चों अर्थशास्त्र की हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक हैं, उपभोग व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत निर्धारण सिद्धांत। ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब जब उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन एक कंपनी, एक व्यक्ति, एक फर्म या संस्था करती, मतलब छोटे स्तर पर, तो उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। वितरण अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 घटक हमारे पास थे। सबसे पहले हमने देखा था उपभोग व्यवहार सिद्धांत। इसका मतलब है उपभोक्ता अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करे कि वह अपनी अधिकतम जरूरतों को पूरा कर सके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग व्यवहार सिद्धांत। जैसे मोहन को 12,000 रुपये प्रति माह मिलता है, तो आप देखो बिल्कुल अपनी आय का वो सही प्रयोग कर रहा है। 1,000 रुपये रेंट दे रहा, 2,000 रुपये का राशन, 3,000 रुपये की फीस, 2,000 अन्य खर्च, और इसके बाद भी 4,000 रुपये बचा रहा है। लेकिन अगर वही अपनी आय का उल्लंघन करने लगे, पीने लगे, खाने लगे, तो फिर आय का प्रयोग कहाँ हो पाएगा। ठीक है। फिर वो आय नहीं, प्रयोग नहीं माना जाएगा। ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग व्यवहार सिद्धांत। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों अभी तक की जो क्लास हुई है एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आपको आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉपी और पेन लेकर के नए उमंग, नए जोश के साथ आप लोग बने रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद बच्चों।